वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। हम देखते हैं जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी हड्डियां जो है ना सबसे पहले जवाब देना शुरू हो जाती हैं। हम जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एक अजीब सी आवाज़ आ रही होती है, स्पेशली ये ख़वातीन में जो प्रॉब्लम है वो मेजर होती जाती है। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हम सबके सामने है और हमारी जो खुराक है वो भी सबके सामने है। हम क्या खा रहे हैं और जैसे हम खाते हैं ऑब्वियसली वैसे ही नज़र आते हैं। इस हवाले से बात करेंगे इस बीमारी को, या फिर ये वीकनेस है, बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, खुराक के ज़रिए ठीक किया जा सकता है, फिजियोथेरेपी के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। और इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अली शराजी साहब जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अली? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है बेसिकली क्या है और कौन से पेशेंट्स जो है ना ये डायग्नोज होता है उनमें? अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हम जनरल पब्लिक की इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हमने उनके आगे के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, कार्टिलेज की बीमारी है, जो नी जॉइंट है उसके कार्टिलेज की बीमारी है। जब भी हम कभी लाइक चिकन का लेग पीस खाएं तो उसमें आपने देखा होगा कि वाइट कलर की बारीक सी एक कार्टिलेज होती है, कुरी हड्डी जिसे जनरल पब्लिक कहते हैं, ये उसकी बीमारी है। ये उसका वियर एंड टियर है। एग्जैक्टली, ये उसका वियर एंड टियर है, यानी आप उसे समझे कि उसकी तोड़ फोड़ है। लेकिन जैसे ही इसका स्टेज थोड़ी सी बढ़ती है तो जो एक्चुअल हड्डी है उसकी भी तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आपने पूछा कि किस एज की बीमारी है, तो एक्चुअली ये ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें यंग पेशेंट्स काफ़ी आना शुरू हो गए हैं। यंग पेशेंट्स आते हैं? कौन सी मैडम इवन 40, 45, 50 ईयर के पेशेंट आना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा लाइफस्टाइल, मोटापा, प्रोसेस फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ओबेसिटी बहुत है। दूसरा एथलीट्स काफ़ी आ रहे हैं क्योंकि उनको इंजरीज़ होती हैं लिगामेंट्स की, टेंडन्स की, वो उसका टाइम से मैनेज नहीं कराते तो उनका वियर एंड टियर स्टार्ट हो जाता है। या कई ऐसे पेशेंट्स हैं वो पहलवानों से कोएक्स से ट्रीटमेंट कराते हैं, उनकी हड्डियाँ अगर फ्रैक्चर हैं तो वो उसका ट्रीटमेंट अगर नहीं करा रहे हो, वो जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर गया हुआ है तो उनका जॉइंट जो है वो उसकी डीजनरेशन, वियर एंड टियर हो जाता है। सो इस वजह से अब यंग पेशेंट्स में जो है वो जॉइंट की रिप्लेसमेंट वो बहुत कॉमन हो गई है पाकिस्तान में। ठीक हो गया। अच्छा, ये जेनेटिकली चलता है या फिर जैसे कि आपने कहा लाइफस्टाइल की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, या कोई इंजरी हो जाए उसकी वजह से ये कंटिन्यू होकर इस स्टेज पर आ जाता है? अच्छा, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि जनरल पब्लिक में परसेप्शन है कि शायद ये जेनेटिक है, लेकिन ये बेसिकली फ़ीमेल्स में तो 50 इयर्स के बाद चूँकि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, माहवारी जिसे कहते हैं, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। सो उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और पाकिस्तान के अंदर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है उसके कॉन्सेप्ट इतना कॉमन नहीं है फीमेल्स में। जो मेल्स हैं उनमें 65 ईयर्स से ऑनवर्ड ये भुरभुरापन, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि एथलीट्स में काफ़ी होना शुरू हो गया, या कोई जॉइंट का इन्फेक्शन हो गया उससे पेशेंट्स मैनेज नहीं कराते, और जिस तरह हमारा लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और बहुत ज़्यादा जॉइंट्स पे वज़न डालना, जैसे हमारा पोस्चर ठीक नहीं होना, या फिर ठीक हमने नहीं है, लोग तो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़ते हैं आजकल। बिग सिटीज़ में 7th 8th फ्लोर पे भी लोगों के घर होते हैं। नहीं, शुरू में तो हम देखते ना बहुत सारे लोग, इतनी इतनी मंजिलें होती थी, नीचे अगर एक मोटर लगी है वहाँ से पानी भर के लेके आना, तब भी तो ये सिलसिला चल ही रहा था ना। शायद वो तब खुराक अच्छी थी, मेजरली ये आ जाता है कंसेप्ट। सीढ़ियाँ चढ़ना तो मुझे लगता है एक आम सी बात है, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी हो तो वो हमारे वालिदैन भी कहते हैं कि हमारा खाया हुआ जो है वो काम आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन अब मसला ये है कि अब डाइट पाकिस्तान में अच्छी नहीं है लोगों की। लोग दूध दही का इस्तेमाल नहीं करते, एंटीऑक्सीडेंट डाइट का इस्तेमाल नहीं है, लोगों को इतना ज़्यादा एक तो आगाही नहीं है, और ऊपर से एंटीऑक्सीडेंट में कौन सी खुराक शामिल होती है? अगर वो एंटीऑक्सीडेंट डाइट के अंदर हल्दी, अदरक, बेरीज जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी आ जाती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब मसला ये आता है यहाँ पे, चूँकि अब हड्डियों की कमज़ोरी है, यानी कि ऑस्टियोपीनिया है यंग पेशेंट्स में भी, तो जब वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जोड़ों पे वज़न डालते हैं, जो कि एक्चुअली 2 तरीक़ों से होता है। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ या उतर रहे हैं तो आपका जितना बॉडी वेट है उसका 3 टाइम्स वेट उनके ऊपर डलता है। इसी तरह हम पेशेंट्स को कहते हैं कि वो ज़मीन पे चौकड़ी मार के या आलती पालती मार के ना बैठे, क्योंकि उसमें भी 3 टाइम्स वेट डलता है। जैसे अगर किसी फीमेल का वेट 60 kg है तो वो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर लें, मीन्स कि 180 kg उनके जॉइंट्स के ऊपर वज़न डलेगा। और अगर वो वीक हैं, अगर
बोन्स वीक हैं, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम एक्सरसाइज नहीं इसको हम करते। अर्ली स्टेजेस पर कैसे डील कर सकते हैं? हम अपने विटामिन डी का टेस्ट करवा सकते हैं, या बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि उनके जोड़ों में दर्द रहता है, या फिर थोड़ा सा काम कर लें, ये जो हमारे जॉइंट हैं ये दर्द होना शुरू हो जाते हैं, तो ये सिलसिला आगे जाकर अर्ली एज में जो है वो डायग्नोस हो सकता है ना, हड्डियाँ नरम और भुरभुरी तभी हो सकती हैं। तो उसको अर्ली एज में हम अपनी खुराक के जरिए और कौन से विटामिन ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में इसको हम थोड़ा सा बेहतर कर सकें या लेट कर सकें? अच्छा, पेशेंट जब हमारे पास आते हैं अर्ली स्टेज पे यानी स्टेज 1 पे, तो जब हम उनका एक्सरे कराते हैं वो मोस्टली नॉर्मल होता है। सो ये सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी मुआयने के बाद ही हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज कर लेते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस है ये बेसिकली। नहीं, मैं हड्डियों की मजबूती की बात कर रही हूँ कि अर्ली एज में हम इसकी हड्डियों की मजबूती के लिए क्या कर सकते हैं कि वो बाद में जाके जो है हड्डियों की कमजोरी का बायस बिल्कुल, जब ये स्टेज 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि उनकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, यानी मतवाजन ग़िज़ा हो, ग़िज़ाइयत की कमी ना हो, प्रॉपर वो एक्सरसाइज करें। अब फीमेल्स जो हैं वो वॉक नहीं करती, वो घर का इतना ज़्यादा काम करती हैं, उनका बैड पोस्चर होता है, झुक के वज़न खींचना, उठाना, धकेलना। ऊपर से मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये भी है, अगर फीमेल्स को हम एडवाइस करें कि वो वॉक करें तो वो समटाइम्स सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ना उतरना शुरू हो जाती हैं। वो कहती हैं यही हमारी वॉक है, जबकि मैंने वो इससे पहले जो बात की उससे घुटनों पे उनके ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। हम अच्छी डाइट रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, ये सारी चीज़ें हम। अच्छा, हम देखते हैं एक आम ज़ुबान में बहुत सारे लोग जो हैं, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास या हमारी फैमिलीज़ में ये ज़बान इस्तेमाल की जाती है कि हड्डियों में से मिक ख़त्म हो गई है या उसमें गैप आना शुरू हो गया है, हड्डियों में मिक नहीं है, तो ये सब चीज़ें खाई जाएं। जैसे आपने कहा हल्दी, सूंठ जो है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है कि हड्डियों की ताकत और मजबूती के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो स्टार्टिंग एज में ये होता है मिक ख़त्म हो जाना, या ये क्या होता है आपकी डॉक्टर के टर्म में इसको क्या कहा जाता है? अच्छा, जनरल पब्लिक में इसे मिक कहा जाता है, लेकिन डॉक्टरी टर्मिनोलॉजी में इसमें हम कार्टिलेज का यूज़ करते हैं वर्ड। आप समझिए कि जो नी जॉइंट है उसके दरमियान कुशन्स हैं जो कि घिसना शुरू हो गए हैं। और दूसरी बात, जॉइंट स्पेस ज़्यादा हो जाना, वो एक्चुअली जॉइंट स्पेस कम होना है। हम पेशेंट के एक्सरे कराते हैं, रेडियोग्राफ कराते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं खड़े होकर वज़न डाल के एक्सरे कराएं। तो जब एक्सरे कराते हैं अगर तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड ज़्यादा है तो स्पेस कम होना शुरू हो जाती है। इवन जो बहुत ज़्यादा ग्रेड के पेशेंट हैं उसमें तो बिल्कुल दोनों जो हड्डियाँ हैं, ये रान की हड्डी और नीचे पिंडली की हड्डी, ये बिल्कुल साथ आपस में मिले होते हैं। ओके, तो इस सिलसिले में बहुत सारी ख़वातीन को पता भी नहीं चल रहा होता कि अगर हमारे घुटने में दर्द हो रही है या किसी भी जॉइंट में पेन दर्द हो रही है तो हम ऑइंटमेंट लगाते रहते हैं, तेल से मालिश मसाज करते रहते हैं, तो ये फ़ायदेमंद है या नुकसान देता है? अच्छा, अगर तो हम ऑयल की बात करें तो ज़ैतून का तेल वो डेफिनेटली फ़ायदेमंद है क्योंकि वो पट्ठों की मजबूती देता है। उसके अलावा जितने भी ऑयल हैं वो एक्चुअली पेन परसेप्शन कम करते हैं, यानी उसका पाथवे डाइवर्ट करते हैं। जैसे आप किसी के ख़यालात को डाइवर्ट कर लें या किसी की तवज्जो डाइवर्ट कर दें, लेकिन एक्चुअल वो कोई इतने इफेक्टिव नहीं होते। हाँ, कुछ क्रीम्स हैं जो एनसेड हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स, वो हम पेशेंट्स को टॉपिकल लगाने के लिए देते हैं। वो वहाँ पे सोजन और पेन वो डेफिनेटली कम करती हैं। इसकी कोई डायग्नोस होती है अर्ली एजेस में? आपको पता चल जाएगा कि इसकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हैं कि बाद में जाकर 40s में, जैसे आपने कहा कि बाद में जाकर इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने अर्ली डायग्नोसिस की अगर बात की, उसमें एक ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात हुई है और एक हड्डियों की कमज़ोरी की बात हुई है। तो जब हम हड्डियों की कमज़ोरी की बात करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और अगर हम सोजिश की बात करते हैं या वीर एंड टियर की बात करते हैं, एग्जैक्टली, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यानी हड्डियों की कमज़ोरी के लिए पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट कराना, जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। विटामिन डी का टेस्ट नहीं कराते, तो ये अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है बोन मिनरल डेंसिटी, और वो इतना महंगा टेस्ट नहीं होता, 6-7 हज़ार का होता है। और जो विटामिन डी का यूजली पाकिस्तान में लैब्स करती हैं 2 से 3 हज़ार रुपये में टेस्ट हो जाता है। सो उसे आपको अवेयरनेस नहीं है, सिर्फ इतना है पैसों की, शायद मेरा ख्याल बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, अवेयरनेस पता ही नहीं है, की कमी है। तो हम देखते हैं अब फिजियोथेरेपी का रुझान जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कायरोप्रैक्टर जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, फिजियोथेरेपी बढ़ती जा रही है। हड्डियों की मजबूती के लिए या फिर इसको ठीक करने के लिए, पेन किलर्स के दर्द ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपी जो है किस हद तक बेनिफिट है?
मैडम फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल है क्योंकि नी जो जॉइंट है उसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक स्टैटिक सपोर्ट है साकिन और एक डायनामिक मुतहर्रिक। तो जो स्टैटिक सपोर्ट है वो हड्डियों की तरफ से है और जो डायनामिक मुतहर्रिक सपोर्ट है वो पट्ठों की तरफ से है। सो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, वो पट्ठों को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं पेशेंट में कि जो अर्ली स्टेज के पेशेंट्स हैं वो सिर्फ पट्ठों की मजबूती की वजह से ही काफ़ी पेन फील नहीं करते और वो काफ़ी प्रोलॉन्ग चलते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो पेन को काफ़ी फील करें और वो पट्ठों को मजबूत ना करें तो उनकी स्टेज भी आगे बढ़ती जाती है और समटाइम ऐसी भी नौबत आ जाती है कि वो बेचारे बेड बाउंड हो जाते हैं, यानी बिस्तर पे पड़ जाना या व्हीलचेयर पे चले जाना। यूजली ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास जोड़ की तब्दीली के लिए आते हैं तो तब एक्चुअली वक्त गुजर चुका होता है क्योंकि उनके पट्टे इतने वीक होते हैं कि आप आर्टिफिशियल जॉइंट लगा भी दें तो वो पट्टे उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि अगर आपकी साख ही मजबूत नहीं है तो आर्टिफिशियल चीज़ जो है वो कितना ही वर्क कर लेगी उस लिहाज से। आपने कहा आर्टिफिशियल जॉइंट वगैरह, तो ये किस हद तक कामयाब ऑपरेशंस जो है वो किए जाते हैं? आपको देख के पता चल जाता है इनका ये सक्सेसफुल रेशो जो है वो ज़्यादा होगी या इसकी या इतनी ज़्यादा नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्टियोआर्थराइटिस के 5 ग्रेड्स हैं। नी अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात करें तो उसमें जो ग्रेड 4 और 5 है उसके अंदर तो टोटल नी रिप्लेसमेंट, कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट है। जो ग्रेड 3 है वो ग्रे जोन है। हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं यूजली पाकिस्तान के अगर हम नी की बात करेंगे ना तो उसके 3 खाने हैं, दरमियान वाला, साइड वाला और आगे वाला। तो पाकिस्तान में जो मीडियल अंदर वाला जो है ना खाना वो ज़्यादा मुतासिर होता है। इसमें जो नी रिप्लेसमेंट होती है वो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट होती है, यानी आप कहें कि आधी नी रिप्लेसमेंट। सो जब आधी नी रिप्लेसमेंट कराते हैं यानी कि पेशेंट आप समझे कि थोड़ी सी अर्ली स्टेज पे हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि पेशेंट लिटरली उसके बाद टेनिस भी खेलते हैं, पेशेंट ब्रिस्क वॉक भी करते हैं। जो पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैं ज़मीन पे नमाज पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, वो ये सारे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्टेज आगे बढ़ा लेंगे और पूरी टोटल नी रिप्लेसमेंट होगी तो डेफिनेटली उसके बाद भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एडवांस ट्रीटमेंट जो है हमारे पाकिस्तान में अब अवेलेबल है कि इसकी सक्सेसफुल रेशो जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाए, मतलब कि सबको ये समझ आ जाए कि ईजी है, सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि हम डरते बहुत ज़्यादा है ना कि बहुत सारे लोगों का सक्सेसफुल नहीं होता ये चीज़। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सारे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी दी हुई है। और जहाँ तक सक्सेसफुल रेशो की हम बात करें तो रिसर्चेस ये बताती हैं कि कम से कम नी जॉइंट का जो जॉइंट है आर्टिफिशियल, इसकी 20 से 25 साल की लाइफ है और ये बहुत ज़्यादा लाइफ होती है। पेशेंट इसके बाद अपनी रूटीन की सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना। हाँ, हम उन्हें कहते हैं नमाज आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ें, ज़मीन पे चौकड़ी मार के ना बैठें ताकि उसकी लाइफ ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए। ये कुछ एहतियाती तदबीरें। स्पेशली हम पेशेंट्स को ये भी कहते हैं कि अपना वज़न कम करवाएं। हाँ, इसका भी इतना अच्छा सक्सेसफुल रेशो है अगर मैं टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात करूं कि पेशेंट्स हमें फीडबैक देते हैं, यूजली चूँकि ओल्ड एज में होते हैं कि माँ जी तो भागती दौड़ती हैं और वो पेशेंट हमें फीडबैक देते हैं कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे घुटने बिल्कुल जवान हो गए। क्योंकि सारी बात है जिसने इतनी प्रॉब्लम देखी हो तो वो उसके बाद में जब चलना फिरना शुरू कर दे तो एक बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं पेन किलर्स पर चल रहे होते हैं, उनको सिर्फ टैबलेट्स के नेम याद हो गए होते हैं कि ये डॉक्टर्स ने लिख कर दी हुई हैं, तो वो बता देते हैं कि मैंने ये खा लिया, अब आपने ये नहीं लिख कर देनी है, अब आपने मुझे कुछ और लिख कर देनी है। तो वो कितना ऑब्वियसली फ़ायदेमंद तो हमारे लिए नहीं है, लेकिन किन सूरतों में पेन किलर्स जो है ना वो आप कह देते हैं कि अलाउ है? अच्छा, पेन किलर की जब हम बात करें तो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट बहुत है ओवर द काउंटर फार्मेसीज पे जाके पेन किलर परचेज़ करने की। बाहर के मुल्कों में भी, पूरी दुनिया में फार्मासिस्ट पेन किलर या मेडिसिन एडवाइस कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको अलाउ होता है और वो इनफैक्ट उनकी एक्सपर्टीज़ इसमें बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान में डायलेमा ये है कि जो अच्छी चेन फार्मेसीज़ हैं वहाँ पर फार्मासिस्ट अवेलेबल हैं, लेकिन जो वहाँ पर सारे लोग हैं दे आर नॉट फार्मासिस्ट, वहाँ पर सेल्स पर्सन भी हैं। उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि किस पेन किलर की कितनी डोज देनी है और कितने दौरानिया ड्यूरेशन के लिए देनी है। तो मरीज़ हमारे पास आते हैं जो मैदे के मसाइल के साथ और गुर्दों के मसाइल के साथ आते हैं, स्पेशली अगर वो 3 वीक से ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करें। तो ये उनको आगे ही की ज़रूरत है कि ओवर द काउंटर पेन किलर्स ना लें, किसी मुस्तनिद डॉक्टर के मशवरे से या फार्मासिस्ट के मशवरे से पेन किलर। स्पेसिफिक फार्मेसीज हैं जिसमें फार्मासिस्ट जो है मौजूद होते हैं, नहीं तो सारे सेल्समैन ही मौजूद होते हैं जो बिजनेस रन कर रहे होते हैं, वो फार्मेसी को उस तरह से नहीं चला रहे होते हैं। और पेन किलर्स ऑब्वियसली हमारे लिए इतने नुकसानदेह हैं, ये सबको पता है कि इतना हो सकता है। अच्छा, हमने कहा कि हमारा लाइफस्टाइल जो है, जो आपने कहा एंटी ऑक्सीडेंट खुराक है, वो हम अपनी लाइफ में ऐड करके इससे थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। बाकी तो जो शिफा है वो अल्लाह पाक की तरफ से है, बीमारी भी अल्लाह पाक की तरफ से है। अब ये सब चीज़ें जैसे आपने बताई हैं, डेयरी का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, या फिर जो विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह हैं वो अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, वो किस तरह से अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए और किस रूटीन में शामिल करने चाहिए, उस बारे में अगर आप बताएं।
अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है चूँकि मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ है, यानी कि इसका खुराक और लाइफस्टाइल से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ है। तो एंटीऑक्सीडेंट डाइट की अगर हमने बात की जिसमें ओमेगा 3 है, कोलेजिन, अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो हम पेशेंट को कोलेजिन देते हैं, हम ग्लूकोजामिन कंड्राइटिन देते हैं, हम विटामिन डी, कैल्शियम भी देते लेकिन हैं। सिर्फ अगर ऐसी बात की जाए ना, जो जितने मैंने देखे हैं, जितने लोग हैं वो सिर्फ एक ही कैप्सूल ले रहे होते हैं। जैसे कहते हैं मछली का तेल ले लिया जाए, वो अच्छा है, सनी डी कैप्सूल, बस इतना है। हालांकि उसके ऑब्जर्वेशन के लिए भी हमें कोई दूसरा जो है सप्लीमेंट वो लेना पड़ता है। बिल्कुल, आपने जैसे कैप्सूल विटामिन डी के कैप्सूल्स की बात की तो वही बात है, फ़िश ऑयल का कैप्सूल ले लिया या विटामिन डी का ले लिया, लेकिन जो कैल्शियम लेनी थी वो पेशेंट नहीं यूज़ करते। तो इस जस्ट लाइक एक गाड़ी है विटामिन डी जिसके अंदर कैल्शियम सवारियाँ हैं, तो अगर पेशेंट कैल्शियम ही नहीं लेंगे तो वो गाड़ी ने खाली क्या चलना है। दूसरा इशू ये है कि हमारे काफ़ी पेशेंट अगर कैल्शियम विटामिन डी दोनों यूज़ करते हैं तो जब वो सनलाइट में, सूरज में जाएंगे और उनकी अल्ट्रा वायलेट रेज स्किन पे पड़ेंगी तो विटामिन डी तब एक्टिवेट होगी। सो हम धूप में जाने से तो बहसीत को हम गुरेज करते हैं, और अगर लोग जाते भी हैं तो वो सन ब्लॉक लगाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डालमा है। तो उससे विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होती, बात वहीं पर आ जाती है। धूप में जाएंगे तो आप सन ब्लॉक तो ऑब्वियसली लगाएंगे ना, सन ब्लॉक लगा कर चले जाएं तो क्या विटामिन डी ऑब्जर्वेशन नहीं होगी हमारी? नहीं, वो ब्लॉक कर देती है उसे। नहीं, इतनी रेडिएशन तो नहीं ड्रॉप करती ना, वो तो कुछ लेयर ड्रॉप्स करती है सिर्फ फेस के लिए। हाँ, असल में आप देखें, हमने तो जितना कल्चर देखा है, आप बेहतर बता सकते हैं, हमने तो जितना कल्चर देखा है, जितने भी वेस्टर्न में लोग हैं, अगर वो सन बाथ ले रहे होते हैं वो भी सन ब्लॉक अप्लाई करके वो सन बाथ ले रहे होते हैं। लेकिन जो सन ब्लॉक अगर अप्लाई करेंगे पूरी बॉडी पे अप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग तो एक्चुअली धूप में जाते ही नहीं है ना। खवातीन, हमें लगता है काले हो जाएंगे। बिल्कुल, खवातीन को काला होने का इशू होता है। दूसरा जो है आजकल मर्द हज़रात को पॉइंट आउट ना करें। और दूसरा आजकल जनरल जो है यंग जनरेशन में एक और भी कॉन्सेप्ट कॉमन है कि ब्लैक कपड़े, काले कपड़े पहनना एज अ फैशन। तो जो काले कपड़े हैं वो सूरज की सारी रोशनी को अब्जॉर्ब करने के बजाय रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। सो उससे भी विटामिन डी की सिंथेसिस यानी पैदा होना और उसका एक्टिवेट होना दोनों काम नहीं होते। ओके, मतलब काले कपड़े जो हैं वो स्पेशली avoid गर्मियों किए में जाएं। लाइट कलर के जो है वो हमें कपड़े पहनने चाहिए। बिल्कुल ऐसे आप गाड़ी पे इसका बहुत एक्सपेरिमेंट होता है। अगर सफ़ेद गाड़ी खड़ी हो, ब्लैक गाड़ी खड़ी हो, तो उस पर आपको पता होता है कितनी रेडिएशन जो है वो स्ट्रॉन्ग पड़ रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग पड़ रही है। अच्छा, आपके पास जो पेशेंट आते हैं, आप कह रहे थे बार बार, इसने आपने बात की है कि ख़वातीन के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है क्योंकि वो घर के काम, तो मर्द हज़रात जो एक ही पोस्टर में बैठे होते हैं, जिनका काम IT से रिलेटेड है, या जो 8 आवर्स की जॉब करते हैं, ऑफिस जॉब करते हैं, उनका पोस्चर, उनका बैठने का स्टाइल, या फिर जो झुककर मजदूरी कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग, उन पे ये चीज़ें कितनी इफेक्ट करती हैं? उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं या कमज़ोर होती हैं? अच्छा मैडम, ये जो बात आपने कही, मर्दों में ये जो सारे इश्यूज आपने बताए हैं उसकी वजह से कमर की दर्द और गर्दन की दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है। और स्पेशली जो जनरेशन जी है जिनका मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा है, अगर जस्ट 5 डिग्री गर्दन को घुमा के मोबाइल का यूज़ किया जाए तो 5 LB जो है ना वेट पड़ता है। तो यहाँ पे तो जो जाविया है वो कम से कम 10 से 15 डिग्री होता है और 8-8 घंटे मोबाइल का यूज़ है। पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं जिनकी गर्दन के पट्टों का खिंचाव होता है, या बैड पोस्चर या ऑफिस वर्क, उसकी वजह से उनकी कमर के पट्टों का खिंचाव होता है। तो मेल्स के अंदर ये इशू ज़्यादा कॉमन है। ठीक हो गया। आखिरी मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं आखिरी मिनट में ये पैगाम देना चाहूँगा लोगों को कि अपनी डाइट अच्छी रखें, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, नींद अच्छी रखें, स्ट्रेस से बचें, और ऑस्टियोआर्थराइटिस से अगर बचना है तो अच्छे किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करें, और जब उनके अर्ली स्टेजेस हैं तो किसी अच्छे क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। अदरवाइज़ फिर अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत आएगी, और अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट की भी नौबत आ गई है तो वो टाइम से कराएं, क्योंकि अगर वो खुदा ना खास्ता बेड बाउंड हो गए, बिस्तर पे पड़ गए या माजूरी आ गई, व्हील चेयर पे आ गए, तो उसके बाद फिर वो भी तरीकाकार उनके लिए इफेक्टिव नहीं। ऑब्वियसली परहेज इलाज से बेहतर है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए।